सूत्रपात किया था। ठीक है, लेकिन ये आर्य आए कहां से थे? ये मूल भारतीय जाति तो है नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, विद्वानों के अलग अलग मत है कि ये आर्य आए कहां से थे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है कि ये वैदिक कालीन सभ्यता है क्या। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास में ईसा पूर्व की सदियों में 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो पूरा का पूरा समय था, ठीक है, उसको कहा जाता है क्या, वैदिक काल। ठीक है, कहां से कहां तक का था? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो पूरा का पूरा काल था, वही काल कहलाता है क्या, वैदिक काल। ठीक है, तो वैदिक काल कब से कब तक चला बेटा? 1500 से 600 ईसा पूर्व। प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण कालखंड है जिसके दौरान वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, इसलिए क्योंकि वेदों की रचना हुई और वेद जो है ये हमारी भारतीय संस्कृति का हिस्सा बने, इसलिए पूरा का पूरा जो कालखंड है वो क्या कहलाता है, वैदिक काल। ठीक है, किस प्रकार की संस्कृति होती थी? ऋषि मुनियों और शिष्यों वाली संस्कृति होती थी। अपन के सिलेबस में भी है कि उस युग के जो शिक्षा के तरीके हैं वो भी आपको पढ़ना है। तो शिक्षा का तरीका क्या था? गुरु और शिष्य परंपरा पर आधारित ये शिक्षा का तरीका था, जिसमें नोट्स नहीं बनाए जाते थे। ठीक है, सिर्फ सुनकर ही जो शिष्य होते थे वो गुरु की बातों को सुनकर ही अपने दिमाग में रखा करते थे। इसीलिए वेदों का एक और नाम क्या पड़ा? श्रुति। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति के पतन उपरांत, क्योंकि इसके पहले जो सभ्यता हमारे यहाँ संचालित हो रही थी वो कौन सी थी? हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा संस्कृति के पतन उपरांत भारत में जिस नई संस्कृति का आविर्भाव हुआ उसकी जानकारी का स्रोत मुख्यतः वेद है, क्योंकि ये पूरी की पूरी संस्कृति कहां से प्रारंभ होती है? वेदों से। ठीक है, क्योंकि वेद जहां पर लिखे गए, जैसे लिखे गए और क्या लिखा गया उनमें, उससे हमको जानकारी मिलती है कि हड़प्पा संस्कृति के बाद भारत में किस प्रकार की संस्कृति का सूत्रपात हुआ था। वेदों के आधार पर ही इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता की संज्ञा प्रदान की गई है। ठीक है, क्योंकि वेद लिखे गए हैं इस टाइम पर, वेद संस्कृति का हिस्सा बने, इसलिए सभ्यता कहलाती है क्या? वैदिक सभ्यता। वेदों की रचना काल के आधार पर इस काल की सभ्यता के दो कालखंडों में विभाजित किया जाता है। मतलब पूरा का पूरा जो वैदिक कल्चर है उसको कैसे विभाजित करते हैं? दो कालखंड में। एक होता है ऋग्वैदिक काल, और ऋग्वैदिक काल चलता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उसके बाद का समय कहलाता है उत्तर वैदिक काल, और 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो टाइम है वो कहलाता है क्या? उत्तर वैदिक काल। यानी पूरा का पूरा जो वैदिक काल है इसको भी आप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो। 1500 से 1000 का टाइम क्या कहलाता है? ऋग्वैदिक काल, क्योंकि उस समय हमारे समाज में लागू हुआ था क्या? ऋग्वेद। उसके बाद का जो टाइम पीरियड है 1000 से 600 ईसा पूर्व का टाइम, वो कहलाता है उत्तर वैदिक काल। तो ये दो पार्ट्स हो जाते हैं किसके? वैदिक काल के। अब जिन्होंने वेद लिखे वो लोग कहलाते हैं क्या? आर्य। तो हमारा दूसरा पड़ाव आता है कि आर्य थे कौन और कैसे डिफाइन करेंगे हम आर्यों के लिए। ठीक है, तो जरा इस इमेज पर यदि आप फोकस करो तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि आर्य थे कौन। ये लोग थे श्रेष्ठ जन। आर्य शब्द का अर्थ ही क्या होता है? श्रेष्ठ जन। क्योंकि वेद लिखे और वेदों से ही पूरी संस्कृति पनपकर सामने आई है, इसलिए आर्यों को नाम दिया गया है क्या? नाम क्या, उपाधि दी गई है कौन सी? श्रेष्ठ जन की। तो आर्य कौन थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? आर्य सभ्यता की संज्ञा दी जाती है। आ रही है बात समझ में? आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ वंश, अभिजात्य, कुलीन एवं उत्कृष्ट आदि है। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति होता है। उत्तम व्यक्ति क्यों कहा गया? क्योंकि अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वेद लिखे कैसे गए। ये अपन ने पहले भी शॉर्ट में डिस्कस किया था कि वेद जो है किसी के दिमाग की उपज नहीं है। वेद लिखने वाले ये जो आर्य ऋषि थे,
ठीक है, ये लोग अंतर ध्यान हुए, ईश्वर से इन्होंने संबंध स्थापित किया और ईश्वर की द्वारा दी गई वाणी को, ईश्वर द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना शुरू किया। वही कहलाए हैं क्या? वेद। इसलिए आर्य कहलाते हैं क्या? एक उत्तम व्यक्ति। आ रही है बात समझ में? आर्य शब्द किसी प्रजाति का सूचक नहीं है, याद रखना कि ये बिल्कुल अलग टाइप के लोग होंगे, ऐसा नहीं है। किसी प्रजाति या नर जाति का सूचक नहीं होता, बल्कि भाषाई वर्ग का सूचक होता है। भाषाई वर्ग का सूचक अर्थात इनकी जो लैंग्वेज थी वो संस्कृत थी, ठीक है। संस्कृत लैंग्वेज ईश्वर की वाणी मानी जाती है, ठीक है। तो ये मतलब अभी बहुत सारे इतिहासकार हम ऐसे पढ़ेंगे जिन्होंने शारीरिक बनावट के आधार पर कुछ व्यक्तियों को आर्य कहा है, लेकिन जो आजकल के इतिहासकार मानते हैं कि शारीरिक बनावट के आधार पर आप किसी को आर्य नहीं बोल सकते। आर्य कौन होता है? ये भाषाई वर्ग होता है, ठीक है। और वेद लिखे गए हैं किस भाषा में? संस्कृत। तो संस्कृत भाषा के ज्ञाता वाला जो वर्ग है, ठीक है, वो कहलाता है क्या? आर्य। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी, क्योंकि संस्कृत का ज्ञान था इसलिए कहलाए ये लोग क्या? आर्य। क्लियर है? तो आर्य कौन थे? वैदिक सभ्यता के निर्माता थे कौन? आर्य, ठीक है। दूसरी चीज है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ वंश या अभिजात्य वंश या कुलीन वंश। और आर्य जो शब्द है उसका अर्थ क्या है? एक उत्तम व्यक्ति। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम ये देखें कि आर्यों ने लिखा या आर्यों ने संस्कृति बनाई है कौन सी? वैदिक सभ्यता और संस्कृति। आर्यों ने जब ये वैदिक सभ्यता और संस्कृति बनाई है तो क्या ये मूल भारत के लोग थे या कहीं बाहर से आए थे? तो वही इतिहासकारों में इसको लेकर मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये बहुत दूर से आए थे, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि ये भारत में ही या भारत के ही लोग थे। तो उसके पीछे क्या लॉजिक है वो अपन को यहां पर समझना है, क्योंकि वेद तो है हमारे सिलेबस में, लेकिन वेद के आसपास का ज्ञान लेना भी आपको बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो आर्यों का निवास आर्कटिक ध्रुव या उत्तरी ध्रुव में था, या आर्कटिक क्षेत्र में था, ठीक है। ऐसा कहते हैं कौन? बाल गंगाधर तिलक। अब उत्तरी ध्रुव तो आपको मालूम होगा, ठीक है। ये वाला जो इलाका है रशिया के भी उत्तर में, वो कहलाता है क्या? आर्कटिक क्षेत्र। रशिया के भी आप चले जाओ कहां? उत्तर में, वो पूरा इलाका क्या कहलाता है? आर्कटिक क्षेत्र। तो इतिहासकारों का एक बहुत बड़ा वर्ग है, ठीक है, जिसमें से मुख्य इतिहासकार हैं कौन? बाल गंगाधर तिलक। उनका क्या मानना है कि आर्य कहां से आए थे? आर्कटिक क्षेत्र से। और वो क्या कहते हैं, ठीक है। तो पंडित बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस, ये बनी है पुस्तक की इमेज, ठीक है। किसने लिखी है ये पुस्तक? बाल गंगाधर तिलक ने। और क्या है इसका नाम? द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। मैं यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव प्रदेश था। उनके अनुसार आर्यों ने ऋग्वेद की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में की थी। आ रही है बात समझ में? देखो, सप्त सैंधव क्या? भारत का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है जहां से 7 नदियां प्रवाहित होती हैं, ठीक है। सिंधु, सतलज, रावी, व्यास, ठीक है, चिनाब, झेलम, ये सारी नदियां जहां से प्रवाहित होती हैं, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ठीक है, ये कहलाता है क्या? सप्त सैंधव क्षेत्र, ठीक है। ध्यान से देखो, तो ये वाला पूरा इलाका जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, पाकिस्तान का ये क्षेत्र, ये कहलाता है क्या? सप्त सैंधव क्षेत्र, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये लोग कहां से आए हैं? आर्कटिक क्षेत्र से। लेकिन जब वेद लिखे गए तो वेद कहां लिखे गए हैं? सप्त सैंधव क्षेत्र में रचना हुई है किसकी? वेदों की, ठीक है। इसीलिए यहां पर वेदों में सरस्वती नदी, गंगा नदी आदि का उल्लेख है, लेकिन इनका जो मूल निवास स्थान है वो कहां का माना जाता है? आर्कटिक क्षेत्र का। ऋग्वेद में एक सूत्र में दीर्घकालीन ऊषा का वर्णन है। ऊषा मतलब क्या?
रोशनी। ठीक है, दीर्घकालीन ऊषा का वर्णन है, यह दीर्घकालीन ऊषा उत्तरी ध्रुव में ही दिखाई देती है, ऑरोरा बोरियालिस। ठीक है, याद करो अपन ने पढ़ा था कि सौर ज्वालाएं आती है, ठीक है, और वायुमंडल के उत्तरी क्षेत्रों में आकर जलती हैं, तो एक विशेष प्रकार की लाइट जो है उत्तरी ध्रुव में दिखती है जिसको बोलते हैं ऑरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव में दिखती है उसको बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस। उसको वेदों में कहा गया है क्या, दीर्घकालीन ऊषा, और वो हमें देखने को मिलती है कहां, उत्तरी ध्रुव में। एक और कारण बताया है यहां पर कि वहां पर 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है, इसलिए भी इसको दीर्घकालीन ऊषा नाम दिया गया है। ठीक है, इन्होंने महाभारत में वर्णित सुमेरु पर्वत का साक्ष्य प्रस्तुत किया। वेदों में उल्लेख मिलता है किसका, सुमेरु पर्वत का, जहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो ये कौन सा इलाका हो गया पृथ्वी का, उत्तरी ध्रुव हो गया कि नहीं। ठीक है, इस आधार पर तिलक ने आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव प्रदेश को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था। मतलब प्रमाण भी दिए थे बाल गंगाधर तिलक ने, और वो प्रमाण क्या थे कि वेदों में उल्लेख मिलता है सुमेरु पर्वत का, वेदों में उल्लेख मिलता है दीर्घकालीन ऊषा का, और ये दोनों चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलेगी कहां, उत्तरी ध्रुव में, और कहीं पर भी ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी। तो जब ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक है, ज्योग्राफिकल एविडेंस है वहां पर, तो बाल गंगाधर तिलक ने कह दिया कि ये कहां से आए थे, उत्तरी ध्रुव से। किंतु मात्र साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर ही तिलक के मत को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अन्य प्रमाण भी हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि आर्य आर्कटिक क्षेत्र से नहीं आए थे। इसके अलावा आर्यों ने स्वयं ही सप्त सैंधव प्रदेश को देवकृत्य योनि अर्थात देवताओं द्वारा निर्मित बताया है। ठीक है, अभी आपने देखा ना सप्त सैंधव क्षेत्र, ये वाला सप्त सैंधव क्षेत्र को आर्यों ने क्या कहा है, देवकृत्य योनि, अर्थात स्वयं देवताओं का निवास इस क्षेत्र में है। ठीक है, इसीलिए बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि ये लोग आए हैं कहां से, आर्कटिक क्षेत्र से, लेकिन जब इन्होंने वेदों की रचना की है तो वो कहां की है, सप्त सैंधव क्षेत्र में। ठीक है, तो यार इतना सब पढ़ के आप लोग भी बोल सकते हो कि कुछ गलत नहीं कह रहे हैं, अनुमान है वो सारी चीजें, तो क्योंकि यार ये वाली जो उन्होंने चीजें बताई है ना, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात, सुमेरु पर्वत का उल्लेख, तो ये सब तो आपको आर्कटिक क्षेत्र में ही देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम नीचे आएंगे या आर्य नीचे आए होंगे कहां, सप्त सैंधव क्षेत्र में, तब उन्होंने सप्त सैंधव क्षेत्र को कहा है देवकृत्य योनि। ठीक है, अब आर्यों का निवास आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव प्रदेश को कैसे कटाक्ष किया गया है। ठीक है, DS त्रिवेदी, पंडित गंगानाथ झा, LD कल्ल आदि विद्वानों ने आर्यों का मूल निवास स्थान भारत में स्थित विभिन्न क्षेत्रों को भी बताया है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का क्या कहना है कि आर्य आए हैं कहां से, आर्कटिक क्षेत्र से, लेकिन कुछ अन्य विद्वान हैं, कुछ अन्य बड़े इतिहासकार हैं आज के युग के, वो लोग क्या कह रहे हैं कि आर्य कहीं और से नहीं आए हैं, भारत के ही थे। जैसे DS त्रिवेदी, इनका मत है कि मुल्तान स्थित देवी का क्षेत्र उनका मूल निवास स्थान था। मुल्तान कौन सा इलाका हो गया भाई, पाकिस्तान में हिंदू कुश पर्वत के आसपास का क्षेत्र हो गया क्या, मुल्तान। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है आपको, DS त्रिवेदी क्या कहते हैं कि मुल्तान स्थित देवी का क्षेत्र इनका मूल निवास स्थान था। इसी प्रकार पंडित गंगानाथ झा, इनका कहना है ब्रह्मर्षि देश, यही इलाका पूरा क्या था, ये ब्रह्मर्षि देश, ये आर्यों का मूल निवास स्थान था। ठीक है, उसके बाद LD कल्ल कहते हैं कि कश्मीर या हिमालय क्षेत्र इनका मूल निवास स्थान था। तो कश्मीर की लोकेशन आपको मालूम ही है, हिमालय की लोकेशन मालूम ही है। इसी प्रकार से एक अन्य इतिहासकार हैं अविनाश चंद्र, उनका कहना है कि सप्त सैंधव प्रदेश ही उनका निवास स्थल था। ठीक है, सप्त सैंधव, जबकि कहना चाहिए अपने पंडित जी क्या कह रहे हैं, आर्कटिक क्षेत्र था, लेकिन वेद लिखे गए हैं कहां, सप्त सैंधव क्षेत्र में। ठीक है,
तो इन सभी विद्वानों का मत मान्य नहीं है, क्योंकि यदि आर्य यहाँ के मूल निवासी होते तो वे सर्वप्रथम अपने ही देश का आर्यीकरण करते। अपने ही देश का आर्यीकरण करते मतलब कि पूरे भारत का आर्यीकरण करते, क्योंकि भारत में बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी भी है जिनको आर्य सभ्यता संस्कृति का ज्ञान भी नहीं था। तो इनका मत भी सही है कि अगर ये लोग मूल भारत के होते तो सबसे पहले आर्यीकरण करते पूरे के पूरे भारत का, लेकिन पूरे सभी लोग थोड़ी ना आर्य थे, सभी को संस्कृत का ज्ञान भी नहीं था। जबकि समस्त दक्षिण भारत आर्य संस्कृति के प्रभाव से अछूता है, पूरा का पूरा दक्षिण भारत या दक्षिण भारत के मेजोरिटी लोग, ठीक है। यह आर्यों के भारतीय मूल के सिद्धांत के विरुद्ध सबसे प्रबल प्रमाण है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति है वो जानता है कि हमारी संस्कृति सबसे अच्छी उत्तम है या सबसे ज्यादा उत्तम है, तो सबसे पहले अपने आसपास के क्षेत्र का आर्यीकरण करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि दक्षिण भारत चले जाओ आप या फिर पूर्वी क्षेत्रों में चले जाओ तो वहां पर तो आर्यीकरण हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मतलब आज तक जो है विरोधाभास चल रहा है कि आर्य कहां से आए हैं, ठीक है। फिर बहुत से इतिहासकार ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप था। अगर आप इसमें देखो तो ये वाला क्षेत्र है हमारा इंडिया, ठीक है। ये वाला क्षेत्र हो गया कौन सा, यूरोप। बहुत से इतिहासकारों का यह कहना है कि यूरोपीय क्षेत्रों से पलायन करके आर्य आए हैं कहां पर, भारत में। तो वो कौन कौन से इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि आर्यों का निवास कहां था, यूरोप। तो इसमें सबसे पहले आप लोग ये नाम याद रख लेना, कौन सा, गॉर्डन चाइल्ड, पी गाइल्स एवं पेनका व हर्ट जैसे विद्वानों का मत है कि आर्यों का मूल निवास यूरोप महाद्वीप के विभिन्न स्थल हुआ करते थे। इसमें से पेनका एवं हर्ट मानते हैं कि आर्य कहां से आए हैं, जर्मनी से। कौन से दो विद्वान हैं, पेनका और हर्ट। उनका क्या कहना है कि आर्य कहां से आए हैं बेटा, जर्मनी से। गार्डन चाइल्ड, पीक और नेहरिंग, ठीक है, इनका मानना है कि आर्य आए हैं कहां से, दक्षिणी रूस से, ठीक है। पी गाइल्स, इनका मानना है कि हंगरी एवं डैन्यूब घाटी इनका मूल निवास स्थान था। डैन्यूब एक बहुत प्रमुख नदी है कहां की, यूरोप की, ठीक है। तो पी गाइल्स का क्या मानना था कि हंगरी क्षेत्र और डैन्यूब घाटी ये मूल निवास स्थान हुआ करता था किसका, आर्यों का। इसी प्रकार से डॉक्टर संपूर्णानंद, इनका मानना है कि यूरोप में जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला के निकट यूरेशिया वाला जो क्षेत्र है, यहां वाला, जहां यूरोप और एशिया साथ में आ जाते हैं, ये वाले जो इलाके हैं ये मूल निवास स्थान था किसका, आर्यों का, ठीक है। तो ये विद्वानों की पूरी सीरीज है जो ये मानती है कि आर्य कहां से आए हैं भाई, यूरोप से, ठीक है। यूरोप को आर्यों का मूल निवास स्थान निर्धारित करने के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों में कुछ साक्ष्य भी दिए हैं कि क्यों ये मानते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान था यूरोप, ठीक है। पेनका और हर्ट जैसे विद्वानों का मत है कि आर्य एवं जर्मनी के लोगों में शारीरिक बनावट एवं भाषागत समानता थी। जैसा आर्यों की शारीरिक बनावट है बिल्कुल वैसे ही जर्मनी के लोगों की थी, और भाषा में भी बहुत ज्यादा रिसेम्बलेंस देखने को मिलता है। अतः आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी प्रदेश था। तो यार देखो, शारीरिक बनावट तो सेम हो सकती है, और एक वर्ष आप कहीं पर रह जाओ किसी भी ऐसे इलाके में जहां से आप नहीं हो, ठीक है, कुछ ना कुछ शब्द तुम्हारी भाषा में भी उस क्षेत्र के आने लगेंगे। हमारे यहाँ के लोग बाहर जाते मैं और तू करके बात करते हैं, सागर में रहते तो कायरे ऐसे करके बात करते हैं कि नहीं, ठीक है। तो भाषा वाली जो आदतें हैं वो तो कहीं की भी आप ले सकते हो। फिर पी गाइल्स क्या कहते हैं कि विभिन्न भारोपीय भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करने के पश्चात यह मत प्रस्तुत किया है कि आर्यों का ऐसा प्रदेश से संबंध था जहां नदियां, पर्वत और झीलें आदि थीं, और वे गेहूं एवं जौ की खेती करते थे। ऐसे स्थान यूरोप में बहुत हैं।
ठीक है, जहां पर नदियां हैं, पर्वत हैं, पहाड़ है, कृषि भी अच्छी खासी होती है। गाय, बैल, घोड़ा आदि जीव भी पालते थे। ठीक है, ऐसी सभी विशेषताएं हंगरी व डैन्यूब घाटी में पाई जाती हैं, क्योंकि यही तो हमारी संस्कृति थी। ठीक है, ये पशुओं को पालना है, पर्वतों के आश्रय में रहना, नदियों के तटों पर रहना है, और ये सारी विशेषताएं आपको मिल रही हैं कहां? हंगरी और डैन्यूब घाटी के आसपास के क्षेत्रों में। अतः आर्यों का निवास इन्होंने माना है कहा? हंगरी व डैन्यूब घाटी के ये मूल निवासी थे। फिर एक अन्य है कौन? गॉर्डन चाइल्ड, पीक और नेहरिंग के अनुसार आर्यों का मूल निवास दक्षिणी रूस में था, मतलब इस वाले क्षेत्र में। ये क्षेत्र हो गया कौन सा? दक्षिणी रूस। जबकि उत्तरी रूस माना बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, और दक्षिणी रूस माना किसने? गॉर्डन चाइल्ड ने। क्योंकि दक्षिणी रूस में उत्खनन के फलस्वरूप अश्व के साक्ष्य मिले हैं, मतलब बहुत सारे घोड़ों के अस्थि पंजर जो हैं यहां से मिले हैं, और ये घोड़े जो हैं वो आर्यों के प्रिय पशु हुआ करते थे। इसके अतिरिक्त त्रिपोलजे, एक और इतिहासकार है जिनका नाम है क्या? त्रिपोलजे। इन्होंने बताया कि 30,000 ईसा पूर्व, कितने? 30,000 ईसा पूर्व के जो मृद भांड है, मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, मृद भांड, ताम्र पत्रों के प्राप्त साक्ष्य भी आर्यों को रूसी मूल का प्रमाणित करते हैं। कि आर्य कहां के थे? रशिया के। क्योंकि आज से 30,000 ईसा पूर्व के जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं और भारत में आर्यों के जो मिट्टी के बर्तन थे वो बिल्कुल सेम थे। तो ये कहते हैं कौन? त्रिपोलजे। इसीलिए आर्यों का मूल निवास स्थान कहां का था? दक्षिणी रूस का। अब बहुत से अन्य लोगों ने कुछ ऐसे साक्ष्य दिए जिससे इनके मतों का खंडन हो रहा है, और वो साक्ष्य क्या है? इन मतों का खंडन इस आधार पर किया जा सकता है कि शारीरिक बनावट और भाषागत समानता के आधार पर यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि आर्य जर्मनी या यूरोप के मूल निवासी थे। क्योंकि ये तो आपको भी मालूम है कि कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी बस जाए, एक दो जनरेशन में उस स्थान की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं वो व्यक्ति में आ जाती हैं। ठीक है, तो कहना चाहिए कि सिर्फ शरीर और भाषा के आधार पर आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा व्यक्ति कहां का है। ठीक है, ऐसी समानता ना केवल भारतीय एवं जर्मनी आर्यों में बल्कि दक्षिणी रूस, पोलैंड एवं अन्य स्थानों से प्राप्त होती हैं। तो क्या सभी के सभी आर्य हो गए? ठीक है, तो आप शारीरिक बनावट या भाषा के आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि व्यक्ति आर्य होंगे। ठीक है, इसके अलावा दीर्घ समय तक एक स्थान रहने से भाषा संबंधी समानताएं विभिन्न जातियों में हो सकती हैं। यही हम बता रहे हैं कि आप एक लंबे समय तक किसी एक स्थान विशेष पर निवास करो, भाषा की समानताएं आप में आ ही जाएंगी। किंतु यूरोपीय भाषा में ऐसा कोई ग्रंथ प्राप्त नहीं होता है जो वेदों के समकालीन हो। समझ रहे? अगर तुम इतने लंबे समय किसी स्थान पर रहे हो तो वहां पर ग्रंथों की समानताएं तो होना चाहिए। जैसे ईरान का ग्रंथ है ज़ैंदाविस्ता, ठीक है, वो बिल्कुल ऋग्वेद से समानता रखता है। ठीक है, लेकिन यूरोप का हमको ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं मिला है जो समानता रखे किससे? ऋग्वेद से। तो इस बात का खंडन किया जा सकता है कि आर्यों का निवास यूरोप नहीं था। इसी परिप्रेक्ष्य में गार्डन चाइल्ड का मत है कि मृद भांडों आदि के साक्ष्यों पर आधारित बिल्कुल निराधार है, क्योंकि ऐसी विशेषताएं अन्य स्थानों में भी पाई जाती हैं। समझ रहे हो कि जो मृद भांड वगैरह के आधार पर कह रहे थे ना क्या कि आर्य जो हैं वो किसी एक स्थान विशेष से आए हैं, तो मृद भांड तो आपको समान मिलेंगे मिलेंगे। ठीक है, आप कोई भी पात्र ऐसे ही बनाओगे ना, उल्टा तो बनाओगे नहीं। तो जब ये समानता मिलेंगी तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये व्यक्ति उस स्थान विशेष का होगा। ठीक है, पश्चिम बाल्टिक समुद्र तट, मध्य एशिया, न्यूजीलैंड आदि अन्य स्थानों पर भी सेम मृद भांड मिले। अब कहां न्यूजीलैंड है? ठीक है, तो क्या आप बोल दो कि आर्य कहां से आए थे? न्यूजीलैंड से। ठीक है, अतः यूरोप को आर्यों का मूल निवास स्थान नहीं स्वीकार किया जा सकता है।
लेकिन उन विद्वानों के नाम आपको याद रखने हैं जिन्होंने ये कहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान कहां पर है, यूरोप में। ठीक है, और कैसे खंडन हुआ है कि आर्यों का मूल निवास स्थान यूरोप नहीं है, वो पूरी चीजें आपको याद रखना है। ठीक है, फिर ये जो विद्वान है इन पर थोड़ा बहुत विश्वास किया जा सकता है, जो ये कह रहे हैं कि आर्य कहां से आए हैं, एशिया से। मतलब मध्य एशिया वाला जो ये क्षेत्र है ना, यहीं से पलायन करके कहां गए हैं, भारत में। ठीक है, अब ये विद्वान कौन कौन से हैं, तो भाई मैक्स मूलर, ठीक है, जेजी रोड्स, एडवर्ड मेयर और ब्रैंडस्टीन आदि विद्वानों का मत है कि आर्यों का मूल निवास स्थान एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में था। एशिया कौन सा इलाका, ये वाला। मध्य एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में वास था किसका, आर्यों का। इसी क्षेत्र से आर्य चलकर भारत आए हैं। ठीक है, इसमें से एक व्यक्ति है जिनका नाम है एडवर्ड मेयर। एडवर्ड मेयर का कहना था कि आर्यों का मूल निवास स्थान पामीर का पठार है। ठीक है, दूसरा है जेजी रोड्स। जेजी रोड्स का कहना था कि आर्यों का निवास बैक्ट्रिया क्षेत्र है। मैक्स मूलर बताते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया में था। इसी प्रकार से ब्रैंडस्टीन बताते हैं कि यूराल पर्वत के दक्षिण में स्थित घास का जो मैदानी इलाका है वो आर्यों का मूल निवास स्थान है। ठीक है, मतलब एशिया के विभिन्न इलाकों को इन्होंने बताया कि ये आर्यों का मूल निवास स्थान है। ठीक है, इनके जो मत है उस पर थोड़ा विश्वास किया भी जा सकता है, क्योंकि बहुत कुछ समानताएं मिलती हैं। जैसे भारत का जो ऋग्वेद है वो बहुत कुछ समानता रखता है ईरान के एक ग्रंथ ज़ैंद-अविस्ता से। ठीक है, आर्यों के मूल निवास स्थान के संदर्भ में वर्णित उपर्युक्त सभी मतों में से मैक्स मूलर के द्वारा प्रतिपादित आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया अधिकांश विद्वानों द्वारा मान्य है। ठीक है, आपको भी ये याद रखना है कि मैक्स मूलर जो कि एक बहुत बड़े विद्वान थे, उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान कहां बताया, मध्य एशिया में। ठीक है, मध्य एशिया मतलब ये वाले जो इलाके, ये इंडिया वाला क्षेत्र, इंडिया के ऊपर ये जो इलाके हो गए ये मध्य एशिया वाले क्षेत्र, ये मूल निवास स्थान था किसका, आर्यों का। ये किसने बताया है, मैक्स मूलर ने। ठीक है, मैक्स मूलर ने ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ ज़ैंद-अविस्ता में समानता के आधार पर प्रमाणित किया कि प्रारंभ में भारतीय और ईरानी आर्य भारत एवं ईरान के मध्य किसी स्थान पर निवास किया करते थे। ठीक है, देखो भाई ये है इंडिया। ठीक है, और इस तरफ आ जाओ आप इंडिया से, तो यहां पर कहीं आएगा क्या, ईरान वाला क्षेत्र। ठीक है, तो यहां पर किसी इलाके में निवास किया करते थे कौन, आर्य, मध्य एशिया में। लेकिन क्या था कि कंडीशंस बिगड़ने के कारण, मौसमी कंडीशंस या अन्य चीजें बिगड़ने के कारण ये अपने स्थान से इनने पलायन किया। इनकी एक शाखा चली गई ईरान और एक शाखा पलायन करते हुए आ गई कहां, भारत। समझ रहे हो, इसीलिए ईरान में जो संस्कृति पनपी ज़ैंद-अविस्ता के कारण और भारत में जो संस्कृति पनपी ऋग्वेद के कारण, उनमें बहुत कुछ समानताएं देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो इन्होंने साफ बता दिया प्रमाणों के साथ कि जो अन्य इतिहासकार कह रहे थे ना कि दक्षिणी रूस, आर्कटिक क्षेत्र, तो वो सब सही हैं, लेकिन इनका प्रमाण बहुत ज्यादा सटीक है, क्योंकि इन्होंने भी क्या कहा है कि मध्य एशिया में कहीं रह रहे होंगे, लेकिन जलवायु परिवर्तन आदि के कारण एक ब्रांच चली गई कहां, इंडिया आ गई, और एक ब्रांच आगे चली गई कहां, ईरान में। ठीक है, किंतु बाद में विभिन्न भौगोलिक एवं राजनीतिक परिस्थिति वश आर्य यहां से यूरोप एवं एशिया के विभिन्न स्थानों पर चले गए। ठीक है, तो कौन कौन से दो ग्रंथों में समानता है, ऋग्वेद में और ज़ैंद-अविस्ता में। ठीक है, अब इस मैप को यदि आप ध्यान से देखो
तो यहां पर कहीं मध्य एशिया वाले क्षेत्र में ये लोग रह रहे थे, ठीक है। वहां पर भौगोलिक और राजनीतिक परिवर्तनों के कारण एक ब्रांच कहां आ गई, भारत में। उस समय भारत में क्या चल रहा था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्थात भारत में हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सभ्यता संचालित हो रही थी, जिस समय आर्य भारत आए और यहां पर ऋषि वाला कल्चर जो है वो चालू हुआ। इसी समय एक ब्रांच चली गई कहां, ईरान, ठीक है। और वहां पर ईरानी सभ्यता और संस्कृति का सूत्रपात हुआ। और उसी समय एक ब्रांच चली जाती है कहां, यूरोप। तो यूरोपीय संस्कृति जो है वहां पर शुरू हुई। इसलिए बहुत कुछ समानताएं हमको यहां पर देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो मध्य एशिया में कृषि कार्य एवं पशुपालन आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, जिसके अनुकूल वहां का वातावरण था, ठीक है। इन विद्वानों के अनुसार आर्य प्रारंभ में गणना के लिए हिमवर्ष का प्रयोग करते थे, ठीक है। जब शुरुआती जो कहना चाहिए इनकी संस्कृति थी, तो जैसे हम लोग नहीं ऋतुओं के आधार पर गणना करते हैं, वैसे आर्य जो है हिमवर्ष के आधार पर गणना करते थे। तो हिम तो यहां पर कहीं रखी नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये लोग किसी ऐसे क्षेत्र में रहे होंगे जहां बहुत सारी बर्फ पड़ती हो। किंतु बाद के वर्ष की गणना उन्होंने शरद ऋतु के आधार पर की। शरद ऋतु तो हमारे यहीं मिलेगी, ठीक है। इससे सिद्ध होता है कि आर्य दक्षिण क्षेत्र की ओर गए, मतलब कहां, मध्य एशिया से दक्षिण क्षेत्र, अर्थात कहां आए होंगे, भारत, जहां पर ठंड कम थी। आर्यों को घोड़े, नाव एवं पीपल वृक्ष का ज्ञान था, किंतु बरगद एवं आम से वे अपरिचित थे। और हमारे यहां तो सब मिलेंगे, पीपल भी मिलेगा, आम भी मिलेगा, पीपल भी मिले, मतलब ये बरगद भी मिलेगा, लेकिन शुरू में ज्ञान नहीं था। तो जाहिर सी बात है ये लोग मध्य एशिया में ही कहीं निवास कर रहे होंगे। ऐसी भौगोलिक परिस्थितियां मध्य एशिया में विद्यमान थीं। इससे यह प्रकट होता है कि आर्य मध्य एशिया के ही मूल निवासी थे, ठीक है। ये कौन बता रहे हैं, मैक्स मूलर। आप लोगों ने पहले बोगज कोई अभिलेख के बारे में पढ़ा था, हम नहीं पढ़ाया था पहले, कहां था उदय, बोगज कोई अफगानिस्तान साइड है, और गुड, अफगानिस्तान से भी पश्चिम में चले जाओ, ईरान क्षेत्र में कहीं ये इलाका आता है जिसको कहा जाता है बोगज कोई, ठीक है। ये आपको बताता है कि आर्यों ने कहां कहां से पलायन किया है। कैसे बताता है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना। कतिपय पुरातात्विक साक्ष्य भी यह तथ्य की पुष्टि करते हैं कि मध्य एशिया ही आर्यों का मूल निवास स्थान था। जैसे आर्यों के प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त होते हैं, जैसे बोगज कोई अभिलेख, कौन सा अभिलेख है बेटा, बोगज कोई, जो कि 1400 ईसा पूर्व के हैं, में अनेक वैदिक देवता जैसे इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और ये कहां पर मिला है आपको, मध्य एशिया वाले क्षेत्र में, अफगानिस्तान के भी पश्चिम में चले जाओ आप, ठीक है। तो जब ये इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य जैसे देवताओं का उल्लेख कर रहा है, तो रहे होंगे आर्य यहां पर, तब तो ये अभिलेख लिखवाया उन्होंने, ठीक है। इन्हीं देवताओं का वर्णन ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है, ठीक है। अतः इन्हीं आधारों पर प्रमाणित होता है कि भारतीय आर्यों का मूल निवास मध्य एशिया था। कौन से अभिलेख से प्रमाणित होता है, बोगज कोई, ठीक है। तो सबसे प्रमाणित कथन कौन सा है, मैक्स मूलर का, कि आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा है, मध्य एशिया में, ठीक है। और उसका प्रमाण क्या है, भौगोलिक प्रमाण भी दे सकते हैं हम, और बोगज कोई अभिलेख के आधार पर भी बता सकते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, मध्य एशिया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, वैदिक साहित्य की, ठीक है। ये चीजें हैं क्या, वैदिक साहित्य में गिनी जाएंगी, ठीक है। कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, और हर वेदों के अपने अपने अन्य ग्रंथ भी हैं। वो तमाम सारे ग्रंथ कहलाएंगे क्या,
वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति के प्राचीनतम स्वरूप पर प्रकाश डालने वाला विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। इस साहित्य के माध्यम से मुख्य रूप से वैदिक युगीन सांस्कृतिक दशा व आर्य सभ्यता के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त होता है। अब देखो, हमने इतना सारा क्यों बताया आपको आर्यों के बारे में, ताकि आप इसके अलावा कभी भूलोगे भी नहीं कि आर्य कौन थे और कहां से आए थे। भोगज को अभिलेख याद रखोगे, ठीक है, ऋग्वेद और जैनदाविस्ता दोनों चीजें याद रखोगे, यही तो क्वेश्चंस बनने हैं, ठीक है। इस साहित्य के अंतर्गत वेद, क्या क्या चीजें आती हैं, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, उपनिषद ही कहलाते हैं वेदांत, इन तमाम सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है और ये सभी चीजें संयुक्त रूप से कहलाती हैं क्या, वैदिक साहित्य। तो वैदिक साहित्य में अकेले वेद नहीं है, वेदों के अतिरिक्त और क्या क्या है, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद भी शामिल हैं, ठीक है। अब वेद शब्द कैसे बना है, ये जो शब्द है वेद, ये बना कैसे और इसका अर्थ क्या है। तो वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है और इसमें आ प्रत्यय लगाने पर होती है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। अर्थात वेद शब्द का अर्थ क्या है, शुद्ध में ज्ञान। अतः वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ ज्ञान की राशि अर्थात ज्ञान संग्राहक ग्रंथ है। वेद का अर्थ क्या है, ज्ञान की राशि या ज्ञान संग्राहक ग्रंथ है। प्राचीन ऋषियों द्वारा अर्जित किए गए समस्त ज्ञान के संग्रहभूत ग्रंथों को वेद कहा गया है। मतलब ऋषियों ने अपनी उपासना या साधना से जो भी कुछ ज्ञान अर्जित किया है, ठीक है, उस ज्ञान का जो समष्टि स्वरूप है या उस ज्ञान का जो पूर्ण स्वरूप है, उसका जो संकलन है, वही कहलाता है क्या, वेद। वेद भारत के प्राचीनतम धर्म ग्रंथ एवं भारतीय संस्कृति के आधार है। हमारी जो पूरी संस्कृति है, कल ही तुम लोगों ने इसका जीता जागता प्रमाण देखा है। अयोध्या राम मंदिर में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, और उन्होंने जो वेद मंत्रों का उच्चारण किए, तो वहां पर जो कहना चाहिए कि साधु संत बैठे हुए थे, उन्होंने क्या कहा, कि प्रभु श्री राम की चेतना अब इस मूर्ति में जागृत हो गई है, शक्ति चक्र जो है उसके नीचे स्थापित किया, ठीक है। तो वैदिक कालीन सभ्यता के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत होने के कारण वेदों का ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि उस युग का जो भी आपको ज्ञान चाहिए है वो सब दिया हुआ है किसमें, वेदों में। भारतीय परंपरा के अनुसार वेद अपौरुषीय हैं, ये हमने पहले भी बताया था, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं लिखा गया, ठीक है। जिन ऋषियों ने इसे लिखा है वे अंतर ध्यान हुए, ईश्वर से उन्होंने संपर्क स्थापित किए, ईश्वर की वाणी को ही लिखना शुरू किया, इसलिए किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं। पुरुष अंतर ध्यान होकर ईश्वर से रिलेशन स्थापित करके उसे लिखा, इसलिए वेद कहलाते हैं अपौरुषीय, नित्य हैं एवं ईश्वर प्रदत्त बताए गए हैं। इसके अनुसार सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने कुछ ऋषियों को मंत्रों का ज्ञान दिया था। ऋषियों ने उसे अपने शिष्यों को प्रदान किया। इसके बाद यह ज्ञान गुरु शिष्य श्रवण परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित रहा, लिखा नहीं गया। ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया कुछ ऋषियों के लिए, ऋषियों ने मौखिक रूप से वह ज्ञान दिया अपने शिष्यों को, और ऐसे ही गुरु शिष्य परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी वह ज्ञान एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाता रहा। इसी कारण वेदों को श्रुति की संज्ञा दी गई है, क्योंकि वेद जो है सुनकर ये ज्ञान एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पर पहुंचा, इसलिए वेद कहलाए क्या, श्रुति। अब वेदों को और क्या कहा गया भाई, निगम भी कहा गया है, क्योंकि वेदों को अभिप्राय युक्त सुसंगत तथा सर्वोत्कृष्ट अर्थ बताने के कारण निगम कहा गया है, ठीक है। बता चुके थे हम कि वेदों में जो ज्ञान है वो बहुत ही ज्यादा सुसंगठित तरीके से है, हर एक टॉपिक का उल्लेख यहां पर किया गया है, इसलिए वेदों को कहा जाता है क्या, निगम, सिस्टमैटिक ज्ञान के कारण, ठीक है।
कालांतर में महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने इस ज्ञान को संकलित कर दिया। ठीक है, ईश्वर प्रदत्त ज्ञान था, उसको वेदों के रूप में संकलित किया किसने? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ने। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हो गए। प्रत्येक वेद के 4 भाग होते हैं। वेद 4 हैं और हर एक वेद के कितने भाग होते हैं? 4। संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। हर एक वेद कितने भागों में बटा है? 4। कौन कौन से हैं? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। वेदों में संकलित मंत्रों अथवा काव्यात्मक हिस्सों को संहिता कहते हैं। वेदों में जितने भी मंत्र दिए गए हैं और मंत्र के साथ साथ वेदों के जितने भी काव्यात्मक हिस्से हैं, उन सभी को क्या कहा जाता है? संहिता। ठीक है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को सम्मिलित रूप से वेद त्रय कहते हैं। जो 3 वेद हैं शुरू के, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन्हें संयुक्त रूप से कहा जाता है वेद त्रय। वेदों की भाषा संस्कृत है, परंतु इनकी लिपि ब्राह्मी है। लिपि जो है इनकी देवनागरी नहीं है जिससे हम लिखते हैं, इनकी लिपि कैसी है? ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि दिखाते हैं तुम्हारे लिए, कुछ इस प्रकार की होती है। भाषा तो संस्कृत रहेगी लेकिन लिपि कौन सी रहेगी? ब्राह्मी। ठीक है, इसको नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, अब ये चीज क्लियर है इतनी। ठीक है, अब वेद कितने हो गए? 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और हर वेद के कितने पार्ट हो गए? 4। सबसे पहले संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। अब ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं बेटा 2 टाइप के। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण और कौशितकीय ब्राह्मण। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो भी 2 प्रकार के हैं, शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण। सामवेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो 3 टाइप के हैं, पंचविंश, षड्विंश और जैमिनीय। अथर्ववेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो एक ही है और वो है कौन सा? गोपथ। ठीक है, इसी प्रकार से ऋग्वेद के जो आरण्यक ग्रंथ हैं, ठीक है, वो भी 2 हैं, ऐतरेय और कौशितकीय। यजुर्वेद के 3, शतपथ, तैतरीय और बृहदारण्यक। ठीक है, सामवेद के 2, जैमिनीय और छांदोग्य। लेकिन कहना चाहिए कि अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ नहीं। क्यों ऐसा हुआ ये भी अभी बताते हैं। ठीक है, और उपनिषद ग्रंथ ऋग्वेद के वही हैं, कौन कौन से? ऐतरेय और कौशितकीय। यजुर्वेद सबसे ज्यादा कर्मकांड किसमें मिलते हैं? यजुर्वेद में। यजुर्वेद के कौन कौन से हो गए भाई? तो बृहदारण्यक, तैतरीय, कठ, श्वेताश्वर, मैत्रायणी और ईशोपनिषद। ठीक है, सामवेद के छांदोग्य और केन, जबकि अथर्ववेद के प्रश्नोपनिषद, मांडूक्य और मुंडकोपनिषद। अब ध्यान से समझना, ऋग्वेद तो मूल ग्रंथ है। ठीक है, लेकिन इसमें से ऋषि मुनि पढ़ाएंगे क्या अपने शिष्यों के लिए? तो उसका जो है एक ऐसा फॉर्मेट बनाया गया कि आम जन उसको समझ लें। वो कहलाया क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। पूरा का पूरा वेद तो पढ़ा नहीं सकते ना, इसलिए उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो कहलाए क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। ये दिए गए किसे? अन्य ऋषि मुनियों को कि तुम्हें ये चीजें पढ़ानी है। अन्य ऋषि मुनि भी पूरे के पूरे ब्राह्मण ग्रंथ तो पढ़ा नहीं सकते, तो उसका भी शॉर्ट फॉर्म किया गया। वो कहलाए क्या? आरण्यक ग्रंथ। आरण्य मतलब क्या? जंगल। वनों में ब्राह्मण बटोकों को ले जाते थे और वहां पर उनको वेदों की शिक्षा दी जाती थी, वहां पर उनको पढ़ाया जाता था क्या? आरण्यक ग्रंथ। उसके जो नोट्स हैं वो कहलाए उपनिषद। यही है क्या हमारे यहाँ की शिक्षा परंपरा, वैदिक शिक्षा परंपरा। अब तुम लोग कहोगे कि भाई इसका तो कोई आरण्यक ग्रंथ है ही नहीं, क्योंकि अथर्ववेद सबसे खतरनाक ग्रंथ था। जादू टोना, वशीकरण और दुनिया भर के जो ज्ञान है वो सब, तंत्र मंत्र की विद्या इसमें थी। तो इसमें पहले मोरल सिखाया जाता था बच्चों के लिए कि तुमको ये जो अथर्ववेद का ज्ञान होगा
उसका यूज तुम समाज को आगे ले जाने में करोगे, समाज के पतन के लिए उसका प्रयोग नहीं करना है। समझ रहे हो? तो जब ये मोरल वैल्यू सीख ली जाती थी तब जाकर ज्ञान दिया जाता था किसका? अथर्ववेद का। ठीक है, बाकी सबसे पहले ज्ञान किसका मिलता था? ऋग्वेद का, क्योंकि ऋग्वेद में क्या है? क्या है ऋग्वेद में? ईश्वर की स्तुति कैसे करना, ये पूरा का पूरा ज्ञान है। यजुर्वेद में कर्म कांडों का, ठीक है, आपको यज्ञ वगैरह कैसे करना है, कौन सी इष्ट की उपासना किस प्रकार की करनी, और सामवेद में संगीत का ज्ञान था। तो ये चीजें यहां पर थी। अब अपन बात करते हैं किसकी? ऋग्वेद की। ठीक है, तो ऋग का अर्थ है छंदों एवं चरणों से युक्त मंत्र। ठीक है, तो इसमें मंत्र आदि स्तुतियां दी गई हैं। इस प्रकार ऋग्वेद का तात्पर्य ऐसे संग्रह से है जो छंदों एवं चरणों में आबद्ध हो। ठीक है, मतलब इसमें जो रचनाएं लिखी गई हैं वो किस में लिखी गई हैं? छंदों एवं चरणों में आबद्ध हो। यह सबसे प्राचीन वेद था। कौन सा? ऋग्वेद। आर्यों के प्रारंभिक जीवन के संदर्भ में ज्ञान प्राप्त करने का वेद एकमात्र साधन है, क्योंकि सबसे पहले लिखा गया था क्या? ऋग्वेद। इसलिए सबसे प्राचीन और एकमात्र साधन था कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना 1500 से कब? 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग सप्त सैंधव क्षेत्र में हुई थी। अब तो सप्त सैंधव में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऋग्वेद में ऐसे मंत्रों या स्तोत्रों का संकलन है जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होत्र या होता नामक पुरोहित गाते थे। जो ऋषि मुनि या पुरोहित थे इनकी भी कैटेगरी थी। ऋग्वेद की जो रचनाओं को गाते थे उनको क्या बोला जाता था? होता या होत्र। ठीक है, होता या होत्र सिर्फ गाएगा किसकी रचनाओं को? ऋग्वेद की, अन्य किसी रचनाओं को नहीं गाएगा। ठीक है, और ऋग्वेद की लिपि भी क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। उसमें कुल कितने मंडल थे? 10 मंडल थे। ठीक है, जिनमें से 2 से 7 तक के जो मंडल थे ये सबसे प्राचीन थे। 2 से 7 तक के मंडलों को कहा जाता था वंश, कुल या गोत्र या ऋषि मंडल की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये 2 से लेकर 7 तक के जो मंडल हैं ये सबसे पुराने हैं। ठीक है, इसके पश्चात 8वां, 9वां और प्रथम मंडल जोड़ा गया। ठीक है, यहां पर शब्द कौन सा लिखा है? क्रमशः, मतलब 2 से लेकर 7 तक के मंडल पहले जोड़ दिए, उसके बाद फिर 8वां जोड़ा, फिर 9वां जोड़ा और फिर प्रथम जोड़ा। 10वां सबसे आखिरी में जोड़ा गया है। ठीक है, प्रथम एवं दशम मंडल का आकार अपेक्षाकृत बड़ा है। 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है, अर्थात यह सबसे नवीनतम मंडल है। ठीक है, पहले 2 से लेकर 7 थे, यही कहलाए हैं क्या? वंशमंडल। 2 से लेकर 7, फिर 8वां, 9वां और पहला, और आखिर में जोड़ा है कौन सा? 10 मंडल। इसी मंडल में, कौन से? 10वें मंडल में, इसी मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया है। याद रखना, यह भी आपके सिलेबस का हिस्सा है। पुरुष सूक्त का उल्लेख किसमें है? 10वें मंडल में। और 10वें मंडल के 4 वर्ण कौन कौन से हो गए? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका उल्लेख किसमें मिलता है? 10वें मंडल के, लेकिन कौन से अध्याय में? पुरुष सूक्त के अध्याय में। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बेटा किसकी? ऋग्वेद की शाखाओं की। ऋग्वेद की कितनी शाखा हैं? तो भाई महर्षि पतंजलि की यदि हम बात करें, जिन्होंने योग दर्शन दिया है, तो पतंजलि ने ऋग्वेद की 21 शाखाओं का उल्लेख कराया है कि पूरा का पूरा जो ऋग्वेद है उसकी शाखाएं कितनी हैं? 21 शाखाएं हैं। इनमें शौनक के ग्रंथ चरणव्यूह एवं पुराणों के अनुसार, एक ऋषि थे कौन? शौनक, उनका ग्रंथ था कौन सा? चरणव्यूह। और हिंदू धर्म की जो विभिन्न पुराणे हैं उनके अनुसार 5 शाखाएं ही प्रमुख हैं। शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मांडुकायन, ये 5 शाखाएं ही इसकी प्रमुख है। किंतु वर्तमान में केवल 3 शाखाएं उपलब्ध हैं, और जो शाकल शाखा है उसी को
ऋग्वेद संहिता उसकी प्रचलित है। कौन सी शाखा की? शाकल शाखा की। ठीक है। फिर एक शाखा है कौन सी बेटा? आश्वलायन शाखा के श्रौत और ग्रह सूत्र ही प्राप्त हैं तथा शांखायन शाखा के ब्राह्मण और आरण्यक ही मिलते हैं। मतलब हम ये बोल सकते कि ऋग्वेद जो एक्चुअल लिखा गया है वो हमारे पास पूरा का पूरा संकलित नहीं है। ठीक है। पतंजलि मानते थे कि इसकी 21 शाखाएं हैं, लेकिन एक अन्य ऋषि है शौनक, वो मानते हैं कि पूरे के पूरे ऋग्वेद की कितनी शाखाएं थी? 5। और इन 5 शाखाओं में से भी 2 ही शाखाएं हमें अभी वर्तमान में, 3 शाखाएं हमें वर्तमान में प्राप्त हैं। ठीक है। इसको एक बार ध्यान से रीड कर लेना। ठीक है। अब जो शाकलायन शाखा है वो एक्चुअल में क्या है? ऋग्वेद। ठीक है। जो शाकलायन शाखा है इसमें 1017 सूक्त हैं। कौन सी शाखा में? शाकलायन। इसके अतिरिक्त अष्टम मंडल में 11 सूक्त है जो बालखिल्य कहलाते हैं। ठीक है। जो बालखिल्य साहित्य है ये आपको याद रखना है, काय में आता है? शाकलायन शाखा के अष्टम मंडल में आता है क्या? बालखिल्य। इस प्रकार शाकल एवं बालखिल्य को मिलाकर कुल 1028 सूक्त हो जाते हैं किसमें? ऋग्वेद में। और प्रत्येक सूत्र में अनेक मंत्र हैं और मंत्रों को ही क्या बोला जाता है? रचा या श्लोक। इस वेद में मंत्रों की कुल संख्या 10,552 है। ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी मानती है कि कुल मंत्रों की संख्या 10,580 है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि भाई पूरे के पूरे जो ऋग्वेद है इसमें 1028 सूक्त हैं। ठीक है। लेकिन मंत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 10,580। वैदिक ऋषियों के समतुल्य कुछ स्त्रियां भी वैदिक मंत्रों की दृष्टा थी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वैदिक मंत्र है वो सिर्फ ऋषियों ने लिखे हों, बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो दृष्टा कहलाती थी और ये कार्य करती थी। इससे आपको ये भी समझ में आएगा कि पुरुष और महिलाओं की जो स्थिति थी वो ऋग्वैदिक काल में बिल्कुल बराबर थी। ऋग्वेद में ऐसी 21 ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है। कितनी ऋषिकाएं थी? 21, जिनमें पौलोमी, श्रद्धा, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, निबाबरी, आंगिरसी, वैवस्ती, सावित्री, अपाला, विश्ववारा आदि प्रमुख हैं। ये कुछ नाम आपको याद रखना है। ये वो स्त्री ऋषियां थी जिन्होंने ऋग्वेद के कुछ मंत्रों का उल्लेख किया है या कुछ मंत्र जो हैं वो इन्होंने लिखे हैं। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि की संज्ञा प्रदान की गई थी, क्योंकि जब ये मतलब ऋषि हमेशा पुरुष नहीं थे। ऋग्वैदिक काल में पुरुषों के साथ साथ महिला ऋषि भी थी। ठीक है। अब ऋग्वेद में कुल मंडल कितने हैं? 10। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रथम मंडल की, तो प्रथम मंडल जिन ऋषियों ने लिखा है वो कौन कौन से थे? तो भाई मधुछंदा, दीर्घतमा, मेधातिथि और अगस्त्य ऋषि, ये कुछ ऋषि है जिन्होंने प्रथम मंडल लिखा। प्रथम मंडल में क्या लिखा है? तो भाई इस मंडल में 50 सूक्त कर्णव ऋषि ने लिखे हैं। आप लोगों ने नाम सुना होगा किसका? कर्णव ऋषि का। तो कर्णव ऋषि ने उसके 50 मंडलों का उल्लेख किया है। इस मंडल के ऋषियों को शतचिन्हा की संज्ञा प्रदान की गई है। क्या कहा गया इन ऋषियों के लिए? शतचिन्हा। ठीक है। दूसरा मंडल गृत्समद और उनके वंशजों ने लिखा है। ऋषि थे कौन? ये गृत्समद। ठीक है। गृत्समद ऋषि को विश्व का प्रथम अभियंता, विश्व का पहला इंजीनियर भी कहा गया है। इसका उल्लेख भी इसी मंडल में मिलता है। ठीक है। कौन से मंडल में? दूसरे। तृतीय मंडल लिखा है किसने? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र को प्रथम धर्मगुरु की संज्ञा प्रदान किए जाने का उल्लेख इसी मंडल में मिलता है। प्रथम धर्मगुरु का मतलब है पहले फिलोसोफर थे कौन? विश्वामित्र। ठीक है। दुनिया के पहले फिलोसोफर थे जिन्होंने धर्म के विषय में बताया है।
और इस धर्म का उल्लेख किसमें मिलता है? तीसरे मंडल में। ठीक है, चतुर्थ मंडल वामदेव की देन है। ठीक है, और वामदेव पहले कृषि वैज्ञानिक माने गए हैं पूरे भारत के। कृषि से संबंधित प्रक्रियाओं तथा कृषि यंत्रों का उल्लेख इस मंडल में मिलता है। कौन से? ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में। यह आपको याद रखना पड़ेगा। कौन से मंडल की विषय वस्तु क्या है? पंचम जो मंडल है ये ऋषि अत्रि ने लिखा है, लेकिन इसके बारे में ज्ञान नहीं है क्योंकि ऋग्वेद भी अभी हमारे पास पूरा नहीं है। षष्ठम मंडल भारद्वाज ऋषि ने लिखा है, इसके बारे में भी अभी कोई ज्ञान नहीं है। सप्तम मंडल वशिष्ठ ऋषि ने लिखा है। ठीक है, इस मंडल में वशिष्ठ ऋषि से संबंधित जिसमें दशराग्य युद्ध का उल्लेख है, राजा सुदास वाले। ठीक है, अभी अपन पढ़ेंगे आगे दशराग्य युद्ध, क्योंकि अभी अपन लोग सिर्फ ऊपर की चीजें देख रहे हैं वेदों की, धीरे धीरे हम अंदर भी जाएंगे। आपको इतना याद रखना है कि ये जो कहना चाहिए वशिष्ठ ऋषि के द्वारा जो सप्तम मंडल लिखा गया है उसमें उल्लेख मिलता है तुम्हें किसे? दशराग्य युद्ध का। इस मंडल में वरुण देवता को समर्पित किया गया है। वरुण काय के देवता थे? जल के। ठीक है, अष्टम मंडल कर्णव और अंगिरस ऋषि ने लिखा है। ठीक है, इसमें बालखिल्य सूक्त का उल्लेख मिलता है। किसमें? अष्टम मंडल में। अगर नौवें मंडल की बात करें तो ये पवमान और सोम ऋषि ने लिखा है। इस मंडल में वर्णित समस्त 114 सूक्त सोम देवता को समर्पित है। सोम मतलब चंद्रमा। इसे सोम मंडल या पवमान मंडल भी कहा जाता है और इस मंडल के ऋषियों को पवमान्य की संज्ञा प्रदान की गई है। क्या बोला जाता है इसे? पवमान्य मंडल। 10वां जो मंडल है वो कुछ विशेष ऋषियों ने लिखा है, त्रित, विमद, श्रद्धा और कामायनी। नास दिए, नदी, सूर्य, पुरुष सूक्त का वर्णन इसी मंडल में किया। अभी अपन ने देखा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल को कहा जाता है सबसे बड़ा है। पुरुष सूक्त का उल्लेख भी उसी में है। ठीक है, और पुरुष सूक्त में ही चारों वर्णों का उल्लेख है। सूर्य सूक्त में विवाह संस्कार से जुड़े अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख भी मिलता है। पुरुर्वा, उर्वशी, यम, यमी संवाद, शर्मा, पाणी संवाद और इला संवाद का वर्णन भी इसी मंडल में किया गया है। कौन सा मंडल है? दशम। ठीक है, मतलब ये जो कहना चाहिए प्रश्न और उसके उत्तर के माध्यम से जो ज्ञान हमको दिया गया है उसका उल्लेख मिलता है किसमें? 10वें मंडल में। ठीक है, अब ऋग्वेद एवं ईरानी धर्म ग्रंथ कौन सा है भाई? जैनदावस्ता में आश्चर्यजनक समानताएं पाई जाती हैं। ये दोनों ग्रंथ भारोपीय भाषा के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। भारोपीय मतलब भारत और यूरोप के बीच का जो पूरा का पूरा क्षेत्र उसको कहा गया भारोपीय भाषा, उसके प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद का प्रारंभ अग्नि की उपासना से होता है। ऋग्वेद के कतिपय सूक्तों की रचना गौतम राहुगण ने की थी, जो मुख्य रूप से अग्नि की प्रार्थना से संबंधित था। ठीक है, इसी प्रकार ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है, ऋग्वेद का जो चौथे मंडल के 3 मंत्रों की रचना त्रासदस्यु, अजमीर और पुरमीड़ नाम के 3 राजाओं ने की है। आपको ये याद रखना कि 3 ऐसे मंत्र भी हैं, 3 ऐसे श्लोक भी हैं ऋग्वेद में जिनकी रचना ऋषि ने नहीं की बल्कि राजाओं ने की है। वो कौन कौन से हैं? त्रासदस्यु, अजमीर और पुरमीड़ नाम के 3 राजाओं ने इनकी रचना की है। आस्तोमा सदगम्य का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। यह एक आदर्श वाक्य है। कौन सा? आस्तोमा सदगम्य। दीर्घतमा ऋषि द्वारा विवाह को एक संस्था के रूप में विकसित किए जाने का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। संस्कार तो पहले से ही था, लेकिन इस विवाह को पूरा की पूरी एक संस्था में परिवर्तित कर दिया था। किसने? कौन से? दीर्घतमा ऋषि ने।
संस्थाएं क्या होती है बहुत जल्दी आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, तो बताओ भाई जो कुछ भी अपन ने पढ़ा है उसी के आधार पर कुछ प्रश्न हैं, देखते किसको कितना बन रहा है। किसने संपूर्ण ऋग्वेद का परंपरागत ढंग से भाष्य लिखा है? भाष्य की बात हो रही है। वेद व्यास जी ने तो वेदों को ही संकलित किया है, वेदों पर भाष्य लिखा है। सायण नाम के एक ऋषि हैं, उन्होंने इन सभी वेदों का शॉर्ट फॉर्म लिखा है जिसको बोला जाता है क्या? सायण। गायत्री मंत्र और मृत्युंजय मंत्र किस वेद से लिए गए हैं? वही है कौन सा? ऋग्वेद। किस संहिता को ब्रह्म वेद कहा गया है? संहिता को ब्रह्म वेद कहा गया है, अथर्ववेद को ही। ठीक है, किसे कहा गया है? अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना गया है भाई? ऋग्वेद। ठीक है, श्रुति तथा निगम की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? वेदों को ही। ऋग्वेद की रचना कहां हुई थी? बन रहा है अब के नहीं? ऋग्वेद की रचना कहां हुई भाई? सप्त सैंधव क्षेत्र में। संहिता किसे कहा जाता है? ऋग्वेद में या वेदों में लिखी गई जो रचाएं है उन्हीं को बोलते हैं क्या? संहिता। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? वेद त्रयी। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल। ऋग्वेद की लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि। वेदों का संकलन किसने किया था? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने। अब देख लो, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन फर्क है। यहां सीधा पूछ रहे हैं आपसे वेदों का संकलन किसने किया था, तो किसने किया था? वेद व्यास ने। यहां पूछ रहे हैं कि ऋग्वेद का परंपरागत ढंग से भाष्य किसने लिखा, तो वो लिखा है किसने? सायण ने। वंश मंडल की संख्या किसे प्रदान की गई है? वेरी गुड, 2 से 7 मंडलों को। ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना किसने की? वेरी गुड, किसने की है? विश्वामित्र ने। आया थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, ऐसे ही प्रश्न आने। ठीक है, अब एक चीज पर और फोकस करो आप लोग। ये वो शब्द दिए हैं जिनका कितनी बार उच्चारण हुआ है ऋग्वेद में, अलग अलग श्लोकों में। ठीक है, जैसे पिता शब्द है तो पिता शब्द का उच्चारण 333 बार हुआ है। ठीक है, 335 बार। ठीक है, इसी प्रकार से जो जन शब्द है इसका उच्चारण 275 बार हुआ है। ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा बार कुछ दिख रहा है जिसका उच्चारण हुआ हो? सबसे ज्यादा पिता का ही हुआ है 335 बार, और सबसे कम गंगा, राजा, वैश्य और पृथ्वी। कहां पर? शूद्र का एक बार। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है कि कौन से शब्द का कितनी बार उच्चारण हुआ है। देखो, ऋग्वेद की बात कर रहे हैं। ऋग्वेद जब लिखा गया, सप्त सैंधव क्षेत्र में लिखा गया है, गंगा नदी वाले क्षेत्र में नहीं लिखा गया। इसलिए गंगा नदी का उल्लेख मात्र एक बार हुआ है। कहां पर? ऋग्वेद में। ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको भी देख लेते हैं, किसे? यजुर्वेद को। दूसरा वेद कौन सा है हमारा? यजुर्वेद। ये कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। कर्मकांड प्रधान, दैट मीन्स यज्ञ वगैरह की जो विधियां उन सब का उल्लेख मिलता है किसमें? यजुर्वेद में। तो यजुष का अर्थ
यज्ञ होता है। यह वेद कर्मकांड प्रधान है। इसमें विभिन्न यज्ञों, उनकी विधि विधानों व अन्य कर्मकांडों का विवरण भी मिलता है। किसमें? यजुर्वेद में। इसमें यज्ञों को संपन्न कराने के लिए उपयोगी मंत्रों का संकलन है, जिनका उच्चारण यज्ञों के अवसर पर अध्वर्यु नाम का पुरोहित द्वारा किया जाता है। होता नाम का पुरोहित ऋग्वेद और अध्वर्यु नाम का पुरोहित यजुर्वेद। ठीक है, परिणाम स्वरूप इसे अध्वर्यु वेद भी कहा गया है, क्योंकि इसका उच्चारण जो पुरोहित करता है उसको कहा जाता है अध्वर्यु। यह वेद पद्य के साथ साथ गद्य में भी लिखा गया है। पद्य मतलब कविताएं लिखी जाती हैं पद्य में, और कहानियां लिखी जाती हैं गद्य में। तो ये गद्य और पद्य दोनों में उल्लिखित है। कौन सा? यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद के गद्य भाग के प्रत्येक अंग को यजुष की संज्ञा दी गई है। क्या कहा गया है उसे? यजुष। यह वेद दो भागों में विभक्त है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कितने पार्ट्स हैं इसके? दो पार्ट्स है। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद में छंदोबद्ध मंत्र गद्यात्मक वाक्यों का विनियोग है। ठीक है, किसमें? कृष्ण यजुर्वेद में। काय का उल्लेख है बेटा? छंदोबद्ध मंत्र। छंद तो होते हैं ना, रस छंद अलंकार पढ़ते हो जो अपन राग में बोल सकते हैं। तो छंदोबद्ध मंत्र और गद्यात्मक वाक्य। गद्यात्मक वाक्य मतलब जो कहानियों में लिखे गए हैं। छंदोबद्ध मंत्र और गद्यात्मक वाक्यों का विनियोग है। इसकी 4 शाखाएं हैं। किसकी? कृष्ण यजुर्वेद की। और वो 4 शाखाएं कौन कौन सी हैं? काठक, तैत्तिरीय, कपिस्थल और मैत्रायणी। एक बार यहां पे भी देख लो। जो यजुर्वेद है ये 2 टाइप का है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसके 2 पार्ट्स हैं, माध्यान्दिन, और माध्यान्दिन को ही बोला जाता है वाजसनेयी संहिता। ठीक है, और इसका दूसरा पार्ट होता है कार्णव। जबकि जो कृष्ण यजुर्वेद है इसके 4 पार्ट्स हैं। कौन कौन से? तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक और कपिस्थल। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? मध्यान्दिन और कार्णव। अब भी आपने देखी कौन कौन सी 2 शाखाएं हो गई? मध्यान्दिन और कार्णव। माध्यान्दिन शाखा को वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि इसके दृष्टा वाजसनेयी के पुत्र याज्ञवल्क्य थे। जो जिन ऋषि ने इसको लिखा है वो कौन से थे? वाजसनेयी ऋषि। और वाजसनेयी ऋषि के पुत्र थे कौन? याज्ञवल्क्य। तो उन्होंने लिखा है किसे? वाजसनेयी के लिए। मतलब ये वाला जो पार्ट है कौन सा? मध्यान्दिन। इसलिए मध्यान्दिन वाले जो पार्ट है वो कहलाता है क्या? वाजसनेयी। इस संहिता में पुरुष मेध यज्ञ खंड में बलि कर से पीड़ितों की सूची दी गई है। ठीक है, बलि एक प्रकार का विशेष कर होता था जो राजा लेता था। समझ रहे हो? बलि मतलब वो वाली बलि नहीं थी। ठीक है, तुम्हारे पास जितना जो कुछ भी एक्स्ट्रा हो, ठीक है, तुम हमको दे दो। ठीक है, और राजा बदले में क्या देते थे? सिक्योरिटी आम जन के लिए। ठीक है, तो हमारे यहाँ कर व्यवस्था की जो शुरुआत होती है वो इसी कर से होती है। कौन सी? बलि कर। और सोना चांदी हीरा मोती नहीं देना होता था। ठीक है, तुम्हारे पास जो सब्जी बच गई है वो दे दो राजा के लिए, क्योंकि इसमें राजा मतलब क्या? सुरक्षा गार्ड हुआ करता था उस युग में। ठीक है, इसमें शिल्प और व्यवसायियों को एक लंबी तालिका का उल्लेख है, क्योंकि शिल्पकार और व्यवसायी सबसे ज्यादा पैसा कमाते थे, इसलिए उन पर कर भी ज्यादा लगता था। और कौन लेता था ये कर? राजा। काय के लिए? सिक्योरिटी के लिए। शुक्ल यजुर्वेद दूसरा पार्ट कौन सा है इसका? शुक्ल यजुर्वेद, या यही जो पार्ट है शुक्ल यजुर्वेद वाला, ये पद्य में लिखा गया है। अर्थात इसमें सिर्फ काय का उल्लेख मिलता है, मंत्रों का संकलन है। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद ये गद्य में लिखा गया है। इसमें यज्ञ की विधि के साथ साथ आर्थिक एवं न्यायिक प्रक्रियाओं का भी विवरण मिलता है। किसमें? कृष्ण यजुर्वेद में। इस वेद के अंतिम भाग को
ईशोपनिषद भी कहा जाता है। मतलब जो यजुर्वेद का अंतिम भाग है उसे क्या बोलते हैं? जिसका विषय याज्ञिक विधि विधान ना होकर दार्शनिक व अध्यात्म है। समझ रहे हो उस बात के लिए? ठीक है। तो हमारे मन में जैसे यजुर्वेद का नाम आता, हमारे मन में तुरंत हम ये समझते हैं भैया इसमें यज्ञ आदि का उल्लेख होगा। लेकिन इस यजुर्वेद का जो आखिरी भाग है वो कौन सा है? ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में यज्ञ आदि का उल्लेख नहीं है, बल्कि इसमें उल्लेख है किसका? दार्शनिक और अध्यात्म का उल्लेख है। अध्यात्म मतलब एक व्यक्ति ईश्वर से किस प्रकार से अपना रिलेशन स्थापित करके रखता है। क्लियर है? तो आज अपन ने बहुत सारा कुछ कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले अपन ने देखा कि आर्य कहां से आए। ठीक है। ले सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है आर्यों का? आर्य कहां से आए हैं? मध्य एशिया से आए। और मध्य एशिया के वाला जो सिद्धांत है वो किसने दिया है? मध्य एशिया वाला सिद्धांत किसकी देन है? मैक्स मूलर की। ठीक है। उसके बाद आर्य और ईरानियों की एक ग्रंथ कौन सा? ज़ैंदाविस्ता। उसमें समानता भी हमने देखी। ठीक है। कौन सा अभिलेख है? बोगज कोई अभिलेख। ये भी क्या बताता है कि आर्यों का कहीं ना कहीं निवास क्षेत्र कहां रहा है? मध्य एशिया में रहा है। ठीक है। ये क्या है? अगर मान लो ये चित्र दिखाएं तो आप पहचान सकते हो कि क्या है ये? बोगज कोई अभिलेख वाला स्थान है और एक मार्ग है, और इस मार्ग से होकर मध्य एशिया से एक रास्ता चला जाएगा ईरान और एक आ जाएगा भारत। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक है। आज वेदों में इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है। फिर अपन लोग चालू करते हैं अभी कांग्रेस के लिए। ठीक है। समझ में आया? अच्छे से पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है। टफ है चीजें, ऐसा नहीं है कि आसान है।